जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जो लोग हमें देख रहे हैं और जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ आपकी समातों से टकरा रही है, नेविगेटिंग टुमारो में आपको खुशामदीद। हर इतवार की सुबह हम आपके साथ शामिल होते हैं आपकी सुबह को ज़रा मज़ेदार बनाने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने के लिए, कुछ रहनुमाई करने के लिए। और हमारी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम में हम बात करें अपने आने वाले कल के मुताल्लिक़, अपने बेहतर मुस्तकबिल के मुताल्लिक़, और कैसे हम अपने मुस्तकबिल को बेहतर कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम सीख सकते हैं जिससे ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारे आने वाली नस्लों की भी रहनुमाई हो सके और वो एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ गामज़न हो सकें। तो इसी सिलसिले में हम हर इतवार को नेविगेटिंग टुमारो आपके साथ शामिल करते हैं और कोशिश ये होती है कि आपकी इस प्रोग्राम के ज़रिए कुछ ऐसे माहिरीन से मुलाकात कराई जाए जो ना सिर्फ इन चैलेंजेस से गुजर चुके हैं बट यूथ के साथ, अब इस नौजवान नस्ल के साथ आजकल ना ट्रेनिंग गोल्स और कोचिंग के हवाले से भी मसरूफ़ हैं, ताकि वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ, प्रैक्टिकल कुछ टिप्स के साथ आपकी रहनुमाई कर सकें। तो करना क्या होता है, आपने हमारे साथ जुड़ने के लिए आपने हमें कॉल करनी होती है। आपको कॉल करने के लिए हमारा नंबर मालूम है, 0315000824 पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मैसेज के थ्रू भी आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। मैसेज करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन में जाइए, SPR लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, स्पेस दीजिए, अपने शहर का नाम लिखिए और स्पेस देने के बाद जो मैसेज आप करना चाह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हैं, जो रहनुमाई आप चाह रहे हैं, वो लिख के हमें भेज दीजिए। इस तरह आपका मैसेज हमें मिल जाएगा। फेसबुक पे भी आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। फेसबुक पे भी आप हमें अपने फीडबैक और अपनी आरा बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे वहाँ पे अगर जवाब दे सकें तो वहाँ पे हम आपको जवाब दे देंगे, वरना आपके मैसेज और आपके कॉल्स के ज़रिए तो आपसे रब्ता रहता ही है। तो ज़्यादा डिले नहीं करते, आज के मेज़बान बड़ी ज़बरदस्त हमारी मेहमान है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से इनका काफ़ा पुराना ताल्लुक़ है, यूथ के साथ बहुत क्लोजली काम करती हैं, वेल बीइंग के हवाले से बहुत काम किया है, बहुत सारी इन्होंने ट्रेनिंग्स कराएं, बहुत सारे सेशन कराएं, वुमेन डेवलपमेंट पे बहुत काम करती हैं और स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बड़ा नाम है। और मैं ज़्यादा अब इंतज़ार नहीं कराना चाहता अपने देखने वालों को और सुनने वालों को। सो मुज़ना, वेलकम टू नेविगेटिंग टुमारो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इतवार का दिन फैमिली टाइम होता है, बट आप और आप जैसे लोग जब मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो बहुत खुशी होती है और इस एक कमिटमेंट भी जाहिर होती है कि हम सिर्फ जो कमर्शियल हम अपना काम कर रहे हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं, वो तो एक तरफ है, बट हम अपनी सोसाइटी को भी कुछ देना चाह रहे हैं। और इस प्रोग्राम में आने का एक मकसद यही है कि हम किसी तरह अपनी सोसाइटी को एक पॉजिटिव रास्ते पे गामजन कर सकें, कुछ उनकी रहनुमाई कर सकें। और जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि कुछ ऐसा बातें बता सकें, कुछ ऐसी टिप्स इनको दे सकें कि जहाँ अपने ये बेहतर मुस्तकबिल की तरफ और जो चैलेंजेस आते जा रहे हैं, जिनकी अभी हम आगे चल के इस प्रोग्राम में बात भी करेंगे, उसके बारे में कुछ बात हो सके। तो अगेन बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुज़ना से मेरा ताल्लुक़ तकरीबन पिछले 8-10 सालों से है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से हमने साथ भी बहुत सारा काम किया है। और जो मुज़ना की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि मुज़ना के पास सलूशन हर चीज़ का है। कोई चैलेंज इनके पास आगे चैलेंज नहीं रहता। और इनको आज बुलाने का मकसद भी यही था कि हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे होते हैं, जो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ भी किया था, यूथ से, यूथ के मुताल्लिक़ और उनकी आने वाले वक्तों में अब जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जहनों पर और हवासों पे छाती जा रही है, चीज़ें ऑटो की तरफ ज़्यादा चल रही हैं और जिस तरीके के रिस्पॉन्सेस अब हमें सोसाइटी की तरफ से आने लगे, हर चीज़ का एक अच्छा इम्पैक्ट भी होता है, एक बुरा इम्पैक्ट भी होता है। तो उसके बारे में आपसे ज़रा सी राय ली जाए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है मुद्दा चारों तरफ से। अब हमारी जो जनरेशन थी वो थोड़ी सी एब्जॉर्ब करने में स्लो थी, तो उसका एक फ़ायदा ये होता था कि जो चीज़ हम ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे होते थे, हम वो फिल्टर करके बाहर फेंक देते थे। तो हमारी ज़िंदगी बड़ी सहल थी कि अपने काम की ये चीज़ है। अब आप इंस्टाग्राम ले लें, आप लिंक्डइन ले लें, आप फेसबुक ले लें, और ये तो वो प्लेटफॉर्म है जो मुझे याद है, इस जैसे बहुत सारे होंगे। तो जो यूथ सारी ये चीज़ें एब्जॉर्ब कर रही है, तो एक अजीब जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि इसमें क्या चीज़ फ़ायदेमंद है,
क्या चीज़ें हमारे काम की हैं, क्या चीज़ें हमारे काम की नहीं। तो अगर इसी रुझान को सामने रखते हुए मैं एक लर्निंग और ट्रेनिंग डेवलपमेंट की बात करूं आपसे, तो आप क्या देखते हैं कि 2025 एंड ऑनवर्ड्स, अगले आने वाले सालों में क्या ट्रेंड्स हैं, क्या लर्निंग्स करनी चाहिए जिससे ना सिर्फ जॉब्स में आसानी है बट किया कि आया जाए और बात की जाए। और संडे की जो सुबह है उसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और हमारा काम कुछ ऐसा है ना, और ऐसा आप भी ये जानते होंगे कि 9 to 5 नहीं है, तो हम दिन रात काम करते हैं। दिखने में लगता है सबको कि शायद बड़े मज़े की ज़िंदगी है भाई, इनकी 9 से 5 की नौकरी नहीं है, लेकिन हमारी नौकरी में तो फिर ना इतवार है और ना हफ्ता है। और हम दिन रात कोशिश करते हैं, हर वक्त अपने आप से सवाल पूछते हैं कि हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी की वेलबींग में, यूथ की वेलबींग में। तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ दावत दी आज। आपकी जो सवाल है, ये सवाल हर कोई आजकल पूछ रहा है, हर कोई इसके बारे में सोच रहा है। इससे पहले शायद किसी भी और जो नौजवान नस्ल है उसके बारे में इस कदर बात नहीं की गई, इस जोश और जज्बे से बात नहीं की गई, क्योंकि शायद किसी और नस्ल ने इतना ज़्यादा पुश बैक भी नहीं दिया, इतना ज़्यादा वोकल भी नहीं हुए। तो आने वाले लर्निंग ट्रेंड्स की जिस तरह से आपने बात की, तो वो ये है कि देखिए, क्योंकि एआई आ गया है और बहुत तेज़ी से आया है और हर जगह छा चुका है, तो बहुत सारी आपके स्किल सेट्स अब ऑब्सलीट हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, उनका अब इस्तेमाल नहीं रहा। तो हमारा वक्त एक तरह से ये अच्छा रहा, जहाँ पे हमने बड़ी मेहनत कर ली। वो ये कि हमारे पास इतनी एक्सेस ऑफ नॉलेज नहीं था, तो जो भी था वो समझते थे हम कि ये सारी नॉलेज यही है, या बड़ों ने जो कहा हमने कहा, जो इन्होंने कहा है वही सही कहा, क्योंकि कितना ही एक्सेस हमें मिल जाता था उसको डबल चेक करने के लिए। अब तो सेशंस में ऐसा होता है, उसके अलावा हमारे पास चारा भी नहीं होता था। हाँ, हमारे पास मानना यही है आखिर में आपने। बस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ खास चारा भी नहीं होता था कि वो इतने पावरफुल होते थे कि हम उनको जवाब नहीं दे पाते थे इस हद तक, और ना ही हमारे पास कोई इतना डेटा इन्फॉर्मेशन होता था जिसको बैक करके हम जवाब दें। अब तो हमारी ट्रेनिंग सेशंस में ऐसा है कि ट्रेनर्स जो हैं वो कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता है कि हमारे सामने जो बैठा हुआ बच्चा है, पार्टिसिपेंट है, बच्चे से मुराद पार्टिसिपेंट है, यंगस्टर्स खासतौर पे, वो हर इन्फॉर्मेशन को चेक कर रहे हैं। जब तक उनको इंटरनेट नहीं जवाब देगा ना कि जो ये बात ट्रेनर ने कही या ये जो शख्स आके हमें बता रहे हैं ये बात इंटरनेट ने भी अप्रूव कर दी, तो फिर जाके वो हमारी बात मानेंगे और वहां पे ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू होता है। तो क्या स्किल सेट हैं या क्या ट्रेंड्स हैं जिसकी तरफ अब दुनिया जा रही है? दुनिया तो एक तरफ जा रही है, पाकिस्तान अलबत्ता फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट श्योर कि क्यों पाकिस्तान थोड़े से हम पीछे हैं अभी। दुनिया तो सेल्फ पेस्ड लर्निंग पे जा चुकी है। सेल्फ पेस्ड लर्निंग क्या होती है? यानी कि आप खुद आइडेंटिफाई करें आपकी लर्निंग नीड्स क्या हैं और आप अपने हिसाब से प्रोग्राम चैलेंज खुद समझें, हाँ, और उस हिसाब से उसके सोल्यूशन बनाएं। एब्सोल्युटली अपने चैलेंजेस को समझें, लेकिन अपने चैलेंजेस को समझने के लिए तो इंसान को अपने आप को समझना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ थोड़ी सी इसकी यानी कि इसकी कमी है। हम अपने आप को समझते नहीं हैं क्योंकि हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं बाकी सबसे। हमारी आपकी मेरी जनरेशन जो है वो पाकिस्तान से बाहर थोड़े से ज़्यादा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ चले गए। उनके बेसिक मसले नहीं हैं, हमारी तरह बिजली पानी के मसले नहीं हैं, तो वो थोड़े हमसे आगे हैं, हम थोड़े से पीछे हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं हो पाई, यानी कि हम अपने आप को नहीं समझ पाए। तो सेल्फ पेस्ड लर्निंग इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि हम जाना कहाँ चाह रहे हैं, और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है हमारी तरफ, और हम कभी चाहते हैं कि हम ये कर लेते हैं, हमें लगता है कभी हम इस चीज़ में अच्छे हैं। वो जो क्लैरिटी नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अपने आप को जाना नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे आने वाले वक्तों में लग रहा है वो ये कि हमारे यहाँ लर्निंग ट्रेंड्स में अभी भी ये है कि इंस्ट्रक्टर लेड, यानी कि कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, या तो कोई कोच चाहिए, कोई मेंटोर चाहिए, कोई फैसिलिटेटर चाहिए, कोई इन पर्सन मौजूद होना चाहिए जो आपको गाइड करे, जो आपको सबसे पहले हेल्प करे कि आपको क्लैरिटी ला के दे कि आप करना क्या चाहते हैं, आप किस चीज़ में अच्छे हैं और आप कैसे उसको और बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए हमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। सो मुझे नहीं लगता कि मेरा काम जो है वो नियर फ्यूचर में कुछ ज़्यादा डेंजर में है, ऐसा नहीं है। बल्कि जितना एआई आता जाता है, और ये हमने बाहर के ममालिक में भी देखा है। अब आप देखिएगा कि हाईएस्ट पेड जॉब्स में एक जॉब है
कि कोई सुनने वाला हो, यानी कि मशवरा नहीं दे, बस सिर्फ सुन ले। इतनी कमी हो गई है इंफॉर्मेशन की फ्लो की वजह से कि अब हमें सुनने वाले लोग नहीं मिलते, इंसान नहीं मिलते। और शायद हम चैट जीपीटी की तरफ भी रुजू इसीलिए कर रहे हैं आजकल क्योंकि वो सुनता बड़े अच्छे से है, बीच में इंटरप्ट नहीं करता और हमें वैलिडेशन देता है, हमें अप्रूवल देता है। लेकिन ये थोड़ा सा डेंजरस पाथ भी है क्योंकि जहाँ वैलिडेशन नहीं देनी भी बनती वहाँ एआई वैलिडेशन दे देता है। इंसान अलबत्ता ये नहीं करता, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान ये नहीं करता। सो वापस ट्रेंड्स यही हैं कि लर्निंग ट्रेंड्स ये हैं कि इंस्ट्रक्टर लेड ही होगा, ह्यूमन सेंटर्ड है और कोई इंसान जो कि ज़्यादा बेहतर समझता हो उस पर्टिकुलर स्किल सेट को लेकर, वो इंसान लीड करे बाकी तमाम लोगों को और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसको लेके चलें उस पॉइंट पे जहाँ सेल्फ बेस्ड लर्निंग को हम इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करें। अगले 5 साल तक हम अभी भी किसी के सपोर्ट के साथ ही लर्निंग करेंगे अगर हम यहाँ हमारे खित्ते की बात करते हैं। और उसमें कौन से स्किल्स हैं, तो एक तो मेरा इंट्यूटिव है कि जी स्किल्स में जितना एआई आता जा रहा है उतना ईआई इम्पोर्टेंट हो रहा है। ईआई क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने इमोशंस को समझना, अपनी ज़ात को समझना, अपने ट्रिगर्स को समझना। यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस में डैनियल गोलमैन को कहा जाता है कि वो ही इज़ द फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो वो कहते हैं कि सबसे ज़रूरी हिस्सा है सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि जब सेल्फ अवेयरनेस होती है तो वहाँ से आप सेल्फ मैनेजमेंट पे जाते हैं और वही जितना आप अपने आप को समझते हैं उतना आप उसको शो भी करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, आप दूसरे लोगों को समझना शुरू कर देते हैं। और फिर हम आपने इर्द गिर्द जिन लोगों को देखते हैं जो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, वो अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको अपनी खामियों के बारे में और अपनी जो खूबियाँ हैं दोनों के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। और इसके साथ एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि अब वो किस तरह से अपनी इस खूबी को, कि वो अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या वो उसको लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं या वो लोगों की इस्लाह के लिए यूज़ करते हैं। ये पावर आ जाती है उस शख्स में जो सेल्फ अवेयर होता है। और जितना ही ये पावरफुल टूल है इमोशनल इंटेलिजेंस का, उतना ही ये मुश्किल है हासिल करना, अबूर करना या इसको प्रैक्टिस करना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसके साथ रिजिलियंस, क्रिएटिविटी, स्टोरी टेलिंग, कम्युनिकेशन, ये सब आ जाता है। ये सब के सब इमोशनल इंटेलिजेंस की ही ब्रांचेस बन जाती हैं। ये मेरा भी कंक्लूजन है, मेरा हाइपोथेसिस था। मैंने पिछले 13 साल इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है एंड आई हैव फाइनली फाउंड दैट इज़ द आंसर। इसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट रिपोर्ट्स जो ग्लोबल रिपोर्ट्स हैं वो सब इन्हीं स्किल सेट्स की तरफ पॉइंट करती हैं कि जितना एआई आता जा रहा है उतना ये स्किल ज़रूरी होते जा रहे हैं। तो जब आप यूथ से इंटरेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं डिफरेंट सेशंस में, या जब एकेडमियाँ या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के विजिट होते हैं आप लोगों के, तो और ये जो बात आपने कही कि खुद को पहचानने की जो स्टार्ट है वो यहीं से, तो ऐसी कोई आसान टिप्स आप हमारे देखने वालों को और सुनने वालों को अगर बताएं कि जिससे ये अमल आसान हो सके, मैं अपने घर बैठकर 5 मिनट में 10 मिनट में कुछ अपने बारे में जान पाऊँ कि यार मैं किस टाइप का बंदा हूँ, लेजी हूँ, एक्टिव हूँ, सोचने वाला हूँ, ये सारी चीजें आप निकल कर आती होंगी। कोई ऐसी आसान टिप्स है इसकी, या कोई बड़ा ही लंबा चौड़ा अमल है एक जादूगर वाला और इस तरह के कोई काम करने? नहीं, बिल्कुल नहीं। काश कोई ऐसा जादू टोना होता जो शायद हम कर लेते तो वो हमें फिर भी आसान लगता। तो वो बुल्ले शाह ने कहा कि पढ़ आलिम फाजिल होया, कभी अपने आप नू पढ़िया ही ना। तो वो ये भी इसी तरफ पॉइंट करता है कि सब कुछ आसान है बाहर का, जो अपनी ज़ात को समझना है ना, ये सबसे मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप अपने आप को समझने लगते हैं तो आपके अंदर की आवाज़ आपको रोकती है। जो हमारा दिमाग है वो हमें खुद को समझने नहीं देता, वो कोशिश करता है, क्योंकि दिमाग इस तरह से वायर्ड है कि वो आसान चीज़ें ढूंढता है। जो हमारा दिमाग है वो पैटर्न्स पे चलता है। तो वो कहता है कि नहीं, ये मुश्किल काम नहीं करो, ये जो अंदर की जो दुनिया है ना, इसको नहीं टटोलो, इसको नहीं समझो, क्योंकि जब इसको समझोगे तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आया हो जाएंगी जिस पे आपको काम करना पड़ जाएगा एक्टिवली। यानी कि जो चीज़ जैसे, यानी कि आपने आंखें बंद की हुई हैं, आपको नहीं पता जिंदगी सुकून से। अब जब आपने देख ली कोई चीज़, कोई खामी के बारे में आपको पता चल गया, अब तो आपकी चॉइस है ना कि आप उस पर काम करें नहीं करें। तो बिल्कुल आप सबसे ज़रूरी चीज़ है विल पावर, विलिंगनेस टू डू दिस, कि ये काम मुझे करना है।
हम सोसाइटी हमारी इस तरह से कुछ बनी हुई है कि हम ना बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं, ये किया तो वो क्या कहेगा, ना सिर्फ ये कि वो क्या कहेगा बल्कि हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि क्योंकि तुम ये कहोगे तो तुम्हारी वजह से मैं अपनी इस चीज़ पे काम नहीं करूंगा, मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बनाऊंगा, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो कि सोसाइटी एक्सपेक्ट नहीं करती मुझसे, जो कि सोसाइटी के कहने से थोड़ा हटके है। तो लोग क्या कहेंगे पे हम बहुत ज़्यादा जो है वो रहते हैं। लोग कौन है, मुझे वो लोग मिले नहीं जो कहते हैं, क्योंकि लोग तो मैं और आप ही हैं। Exactly. हम सभी हैं, तो ये कौन से लोग हैं जो कहते हैं। पर चलो ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप महसूस करें, जब भी आप अनकंफर्टेबल हों, जब भी आप किसी चीज़ से भागने की कोशिश करें, तो आप अपने आप से पूछें क्यों अनकंफर्टेबल हूँ। ये ट्रिगर्स होते हैं आपके। गुस्सा आता है तो क्यों आता है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, यानी कि न्यूरॉन्स, दिमाग की जो आपस में कम्युनिकेशन है न्यूरॉन्स की, उसकी कम्युनिकेशन की जो स्टडी है वो ये कहती है कि आपके 5 बड़े इमोशंस हैं: एंगर, सैडनेस, हर्ट, फियर, गिल्ट, यस, दीज 5, राइट। सो ये 5 इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं आपकी खुद की ज़ात के बारे में। तो जब भी आप गुस्सा हो, अफसुर्दा हो, हर्ट हो, आपको डर लगे जिस चीज़ से, आपको गिल्टी फील हो जिस चीज़ से, आप पूछें क्यों, ऐसा क्या हुआ, और उसकी थोड़ी सी रूट कॉज तक जाएं तो आपको वहाँ पे अपने बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, और आपको अपनी बनावट, जो आपकी बनावट है ना, उसके बारे में समझ आना शुरू होता है। और आपको ये बात समझ आती है कि ये जो गुस्सा आया ना मुझे, ये किसी ने दिलाया नहीं, ये किसी की वजह से नहीं हुआ, ये मेरे अंदर का जो मौसम है उसकी अक्कासी है। जब आप अपने इमोशंस को समझने लगते हैं, उनको नाम देने लगते हैं, तो आप में सेल्फ अवेयरनेस बढ़ना शुरू हो जाती है। आप अपने आप को बेहतर जानने लगते हैं। बिल्कुल। तो जो अनकंफर्टेबल फील, सैड होना अनकंफर्टेबल है ना, मजा नहीं आता। हर्ट होते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गिल्टी फील होता है, बहुत बुरा लगता है। और फिर हम उसको ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, मरहम लगाने की कोशिश करते हैं, खा लिया, दोस्तों में यारों में बैठ गए, सतही बातें कर ली, हा ही कर ली, तो हमें लगता है मूड चेंज कर लिया, मूड चेंज कर लिया, यानी कि हमने उसको अवॉइड किया। अवॉइड किया यानी कि वहाँ डिस्कम्फर्ट है, अवॉइड नहीं करना है, बैठना यानी कि है। प्रॉब्लम अपनी जगह पे खड़ी है, हाँ, हमने अपना चेहरा प्रॉब्लम के बजाय दूसरी तरफ कर लिया बिल्कुल। और समझ लिया कि अब सही है, अब सब सही चिल है। हो गया। जी जी। और प्रॉब्लम वो उससे ज्यादा बड़ी होकर एक दिन खड़ी होगी हमारे सामने, जी। क्योंकि वो तो प्रोसेस चल क्योंकि रहा वो है। तो प्रोसेस चल रहा है, बिल्कुल। और आप में फिर सेल्फ अवेयरनेस, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता या बोलती, और हम सबको ही पता होता है कि इनसे ज्यादा कोई झूठ नहीं बोलता, तो वो, यानी कि ये बताते खुद एक झूठ होता है। जी जी बिल्कुल, ये बजाते। और लेकिन मैं अक्सर इन लोगों को देख के सोचती हूँ कि इतने इतने कोई कॉन्फिडेंस से एक बात बोल रहे हैं, तो क्या वजह है इसके पीछे, क्या कहानी बताई है इस शख्स ने। वी आर सम ऑफ द स्टोरीज वी टेल अवर सेल्व्स। हम अपने आप को कहानियां बताते हैं, उन कहानियों के बेस पे हम अपनी जिंदगी जीते हैं। तो भाई, अभी कुछ अर्सा पहले मैंने किसी वेट लिफ्टिंग बॉडी बिल्डर की सुना कि 500 केजी का उसने वजन उठाया, और साइंटिफिकली प्रूवन है कि 500 केजी का वजन इंसान उठा ही नहीं सकता। तो जब रिसर्च में उससे सवाल जवाब पूछे गए कि भाई ये कैसे पॉसिबल हुआ, आपने कैसे 500 केजी उठाया, मैं नाम भूल रही हूँ, तो पता ये चला कि उसने कहा कि मैंने अपने दिमाग में सोचा कि मेरे बच्चा है और उसके ऊपर गाड़ी है, यानी कि मेरा बच्चा गाड़ी के नीचे दबा हुआ है और मुझे ये गाड़ी उठानी है उसको बचाने के लिए, और मैंने वो वेट उठा लिया। तो यानी कि हमने अपने दिमाग को ना कहानियां बताई हुई हैं। तो यही कहानी आप अपने आप को बताएंगे मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन आप अपने आप से पूछें क्या मैं वाकई झूठ नहीं बोलती, और झूठ होता क्या है। तो आपका और मेरा झूठ का जो मायने है वो शायद बहुत मुख्तलिफ हो। तो वो अपनी जिंदगी में शायद झूठ नहीं बोलते हो, असल में उनकी रियलिटी में वो झूठ नहीं बोलते होंगे, क्योंकि उनकी डेफिनेशन झूठ की कुछ और है और हमारी डेफिनेशन झूठ की कुछ और है। अब ये कैसे पता चलेगा इस शख्स को जो झूठ बोलता है या जो गलत बयानी करता है, जब तक वो अपने साथ बैठे नहीं और अपने आप से पूछे ये कहाँ से आया, ये कहानी मैंने अपने आप को किधर से सुनाई। ये सवाल जवाब, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। हम नहीं कर पाते हैं रिफ्लेक्शन। हमारे पास ये फोन पड़ा है, इस पे जब हम कुछ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की रील्स देख लेते हैं और दुनिया से 4 चीजें सीख कर उनको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो ये वही बात है कि ये आउटवर्ड प्रोजेक्शन है
और ये आप भाग रहे हैं सेल्फ वर्क से, इनर वर्क से जिसको कहते हैं, जो कि क्योंकि आप एक कोच हैं और आप लाइफ कोच हैं, करियर कोच हैं, तो आप भी ये जानते होंगे कि इनर वर्क बड़ा ज़रूरी होता है अगर आपको प्रोग्रेस करनी है। इनर वर्क के लिए अपनी डिस्कम्फर्ट से भागे नहीं, अपने डिस्कम्फर्ट के साथ बैठें। और ये जो हमारी नौजवान नस्ल है, मुझे बहुत अजीज़ है, मुझे बहुत उम्मीद है इनसे, और मुझे बहुत दिल से प्यार है इनसे, लेकिन बस सिर्फ एक इनसे दरख्वास्त है कि थोड़ी सी रेजिलियंस और ग्रिट आज अपने अंदर पैदा करें। डिस्कम्फर्ट से नहीं भागें। जितने वोकल हैं और अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और अपनी जो डिज़र्व करते हैं वो इनको बहुत अच्छे से पता है, उसके साथ साथ थोड़ा सा रगड़ा खाना सीखें, क्योंकि रगड़े में आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता है। आप अपने आप के आमने सामने हो जाते हैं जब आप जिंदगी में बहुत सारे तकलीफें और मुश्किलात जब आप, तो ये एक है। अब ये आपने ना, ये एक सादी सी बात है, एक टिप है, मुश्किलात से भागे नहीं, बल्कि मुश्किलात में पाँव डालें, बल्कि आप उसकी तरफ आगे बढ़ें। जो स्किल नहीं आता उसको सीखें, बजाय इसके कि आप वोकल होके अपने इदारे में, अपने यूनिवर्सिटी में बोलें ये मुझे नहीं आता, आई एम नॉट गुड एट दिस, आई वांट टू डू दिस। इफ यू आर नॉट गुड एट दिस देन हैव द करेज टू फेल। फेल होने का करेज पैदा करें ना, यानी आप में करेज नहीं है, आपको सिर्फ सक्सेस चाहिए। फेलियर इटसेल्फ इज अ लर्निंग, बहुत सबसे बड़ी, और मेरे ख्याल में बड़ी मशहूर सेइंग है ना कि इधर यू विन या आप लर्न कर लर्न लेसन। देयर इज नथिंग लाइक अ फेलियर। एब्सोल्युटली। अच्छा मुझदा एकेडमी में भी जाती हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का भी विजिट करते हैं, और अगर मैं सॉफ्ट स्किल के हवाले से बात करूं तो जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे होते हैं मार्केट में, दे हैव देयर डिग्रीज, दे हैव ऑल द टेक्निकल नॉलेज अपरेंटली, उनके पास अपनी सारी लवाजमात पूरे होते हैं एज फार एज द डिग्रीज कंसर्न। बट जब हम बात करते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, बस क्योंकि एक बहुत लंबा अर्सा मैंने गुजारा और अक्सर जब यूनिवर्सिटीज़ में जाता था तो उस पर बात भी करता था, बट स्टिल वो गैप एज इट इज़ है कि यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर इन स्किल्स पे या तो काम होता ही नहीं या बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है। तो ये कितना ज़रूरी है कि जब ये बच्चे मार्केट में जाएं तो इनको पता हो कि कम्युनिकेशन स्किल्स भी कोई चीज़ है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ कैसे डेवलप की जाती हैं, क्या ट्रेनिंग्स होती हैं इसकी। तो ये किस तरीके से ये फ्रेश ग्रेजुएट्स या जो हमारी यूथ है ये अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। एक तरीका तो ये कि आप इंस्ट्रक्टर लेड जो एक ट्रेनिंग हुए, बट अब चूंकि इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो कोई बेसिक लेवल तक इनको कैसे गाइड करें। अब मेरा सवाल ये है आपसे वैसे कि क्या ये गाइड होना चाहते हैं? अगर हम उस लॉट की बात कर रहे हैं ना जो इस वक्त शदीद इस ज़रूरत में है कि जी हमें गाइड करें, हम बड़ी मुश्किल में हैं और हमें समझ नहीं आता कि कम्युनिकेशन हम कैसे अच्छा कर सकें, या हम अपने डिसीजन मेकिंग पावर्स, आपने बड़े अच्छे से आइडेंटिफाई किए हैं। बहुत मुश्किल है इनके लिए डिसीजन लेना, ये कभी इधर होते हैं कभी, और ये एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से कि ये डिसीजन नहीं है। भाई हमारे पास बड़ा आसान था डिसीजन लेना, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या बिजनेस स्टडीज़ कर लेनी है, ठीक है, या एक आधी और कोई फील्ड थी, पायलट बन गया कोई। तो इनके लिए तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो डिसीजन लेना बहुत, इनको एक वो कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस इसको, कि वो इतना एनालिसिस में पड़ गए, इन्फॉर्मेशन का इतना एक्सेस है कि बस उसी में ही गुम है। और उसकी एक हाइंड साइड ये है एनालिसिस पैरालिसिस की कि आप एक्शन नहीं ले पाते हैं और आप स्टक रहते हैं और आप बड़ा कीमती वक्त अपना ज़ाया कर देते हैं उस स्टकनेस में, और आप फिर उसके बाद जब डिसीजन फाइनली लेने तक पहुंचते हैं तो वक्त निकल चुका होता है और बहुत जल्दी यू टर्न भी ले लेते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि वो उसको एक्सपीरियंस करते हैं, डिस्कम्फर्ट आता है तो वहां से वो वापस मुड़, क्योंकि उनको आसाइश की बहुत ज़्यादा आदत है, जैसे हमें आदत है आसाइश की कंपेयर टू हमारे वालिदैन। तो ये तो एक जनरेशनल है, और पता नहीं अब आगे जेन अल्फा का क्या ही होगा, जो हमारे आने वाली है, और जेन अल्फा के बाद जेन बीटा भी आ चुकी है 2025 में। तो इनके साथ क्या होगा तो देखेंगे, ये तो एक दस्तूर है दुनिया का इसी तरह का। बट आपने कहा कि ये क्या कर सकते हैं, देखें बहुत ज़रूरी है कि ये सबसे पहले समझें कि इनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं,
किन चीज़ों में ये अच्छे हैं और उन स्ट्रेंथ्स में कौन से कुछ ऐसे एरियाज हैं जो वीक हैं, उसके ऊपर वो यानी कि अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करने की तरफ आगे बढ़ें, क्लैरिटी लेकर आएँ। और उसके बाद बहुत सारी यूट्यूब यूनिवर्सिटी है, यूट्यूब है जिस पे हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे पास रोल मॉडल्स नहीं हैं। यंगस्टर्स के लिए इनफ रोल मॉडल्स नहीं हैं, तो बहुत सारे हमारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं। बहुत अच्छी ह्यूमन सेंटर्ड बातें करता है, जिसका वो है स्टार्ट विद और वाई सीधी किताब। सीधी 2+2 4 बातें होती हैं जी उसकी। बिल्कुल सिंपल बात वो करता है, यानी कि फ्लफ नहीं है उसकी बातों में, बहुत ज़्यादा फैंसी वोकैबुलरी नहीं है, तो उसको सुने, अगर वहाँ से शुरू करें। टेड टॉक की वीडियोस देखें, 17 मिनट की, 5 मिनट की छोटे शॉर्ट्स भी होते हैं। अब ये एल्गोरिदम अपना केयरफुली क्यूरेट भी कर सकते हैं बच्चे। क्या आता है अभी एल्गोरिदम पे उनके, आपको और मुझे, हम सबको पता है कि उनकी जो रील्स की जो चॉइसेस हैं वो खुद सेट करते हैं। मैं अपनी एल्गोरिदम मैं बहुत सीखती हूँ यूट्यूब से, इंस्टा से, क्योंकि मेरा पूरा एल्गोरिदम डिजाइन इस पे है कि मेरी लर्निंग कितनी हो रही है, मैं कल से आज क्या बेहतर हूँ, अगर नहीं हूँ तो मैं अपने आप से सवाल पूछती हूँ। मेरा एक एडिक्शन है और वो है कपड़े, तो मेरा एल्गोरिदम अक्सर मुझे कपड़ों की तरफ, जूतों की तरफ ले जाता है और मैं वो कंज्यूमरिज्म है ना, ये कंज्यूम करना शुरू कर देती हूँ। और उसके बाद जब मुझे एहसास होता है तो मैं उसको जाके नॉट इंटरेस्टेड करके उनको रिमूव करना शुरू करती हूँ और नई अपनी एल्गोरिदम को एक्टिवली डिजाइन डेवलप करती हूँ इस तरफ कि मेरी पर्सनल लर्निंग हो। तो ये बच्चे बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। किसी भी चीज के लिए उनको आगे बढ़ने की और किसी से बहुत ज्यादा कनेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। वैसे तो ह्यूमन कनेक्शन बहुत जरूरी है। वैसे आई थिंक दे शुड गेट देमसेल्व्स नॉट अ लॉट ऑफ थेरेपिस्ट, उनका अपना काम है, थेरेपी का बिल्कुल अपना कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारे बच्चे थेरेपी लेते हैं अभी, अपने पैसों से लेते हैं, माँ बाप को बताए बगैर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा और इन्वेस्ट करें, थोड़ा बहुत, और कोई अपने लिए कोई कोच देखें। मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं कोचिंग करती हूँ, अगर किसी को बहुत ज़रूरत होती है तो कोचिंग तो आप और मैं चलते फिरते भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पैसों से टाइड है। पर मेरा कहने का मकसद ये है कि बच्चे अगर एक्टिवली खुद ढूंढें कि कोई मुझे थोड़ा सा कोच कर दे, गाइड कर दे कि मैं किस तरफ आगे ज़िंदगी में, अपने में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा क्रूशल है। आप देखिएगा, रिसर्च ये कहती है आज कि सबसे बड़ी और सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट नहीं है, बिटकॉइन नहीं है, इट्स इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। क्यों? क्योंकि दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, हमें नहीं पता कि कल को इस सब की वैल्यू कुछ रहे भी कि नहीं रहे, लेकिन जो आपने अपने आप को सिखाया, आपने अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट किया, वो आपसे कोई नहीं ले सकता। यू बिकम अनबीटेबल एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन माई लाइफ पर्सनली। आई हैव नोटिस एवरीथिंग कम्स आफ्टर। पहले अपने पे काम, तो मैं बच्चों से सीधी सी बात है, यूट्यूब पे जाएं, अपने एल्गोरिदम को ठीक करना शुरू करें, साइमन सिनेक को सर्च करें, उसको सुने, टेड टॉक पे जाएं। अगर बच्चों को कम्युनिकेशन का पे काम करना है तो मैट एब्राहम की एक टॉक है, मैट MATT, और थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट। और ये सुहेल ने मुझे सबसे पहली बार जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। जब मैंने अपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग शुरू की तो उन्होंने कहा मुझे ना ये ज़रूर देखना। जब मैंने देखा तो मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि बहुत सालों पहले मैं ये पहले भी सुन चुकी हूँ, देख चुकी हूँ, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि अब मैं नोट्स बनाती हूँ, समरी के नोट्स हाथ से लिखती हूँ किताब में। आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 किताबें हैं, और ये पहले कभी भी नहीं होता था, क्योंकि मैं कहती थी कि मैं तो न्यू एज इंडिविजुअल हूँ, मैं तो मोबाइल में सब चीज़ें स्टोर करती हूँ, नोट्स होती हैं। लेकिन जो हाथ से लिखने की बात है, और अब ये न्यूरो साइंस भी कहती है कि जब आप हाथ से लिख लेते हैं कुछ, तो वो स्टोर हो जाता है इन योर परमानेंट memory, in your subconscious mind, instead of typing doesn't have that kind of effect. So ये जो कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो अपनी एक डायरी रखें, उसमें छोटे छोटे नोट्स बनाएं और थोड़े थोड़े बाद आप उसको रेफर करें। और यही बच्चे देखेंगे, जहाँ जाएंगे, जिस इंटरव्यू में जाएंगे, वहाँ पे अगर इनको कॉल नहीं आई तो ये आके मुझे बता सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि यार ये तो आपने बड़ी, बस सिर्फ इतना सा काम करें। 2-3 लोग देख लें जो इनको समझ आते हैं, जो इनकी जैसी बात करते हैं, जो इनको गाइड करते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस, और उनको देखते जाएं और नोट्स बनाते जाएं और उनको रेफर करना शुरू करें। वहाँ से शुरू करें और फिर एपेटाइट आ जाएगी किताबें पढ़ने की, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। 3-4 years। अनफॉर्चुनेटली मैं एक रिसर्च ही पढ़ रहा था इत्तेफाक से कुछ दिन पहले,
मुताल्ला करने में, बुक्स पढ़ने में। पाकिस्तानी हमारे पासपोर्ट की तरह दुनिया में शायद 178वें या 180वें नंबर पर आते हैं, वैसे ही देखो। और ये बड़ी एक खौफनाक सी बात है। दुनिया की जितनी अक़वाम ने तरक्की की है, जो लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनको बताता चले, मुताल्ला करना उनकी एक आदतों में शामिल है। वो ट्रेन में जा रहे होंगे एक बुक पढ़ रहे होंगे, बस में बैठे होंगे एक बुक पढ़ रहे होंगे, समंदर के किनारे लेटे होंगे, सनबाथ ले रहे हैं, बुक हाथ में पढ़े जा रहे हैं। बिल्कुल। और ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कोई मोटी गहरी बुक पढ़े, आप कोई आम नॉवल भी पढ़ सकते हैं, बट आपकी जब रीडिंग या पढ़ने की जो सलाहियतें हैं वो इस्तेमाल हो रही होती, तो आपका जहन भी उसी हिसाब से खुल रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चले, थैंक यू मुज़्ज़ा। ये जो आपने बात बताई ना, जहन खोलने वाली, और तो इससे मेरे जहन में एक और चीज़ आती, और मैं अब पेरेंट्स की तरफ आना चाह रहा हूँ। बच्चों की आपने बहुत क्लास ले ली। शायद मुझे लगता है जो हमारे जैसे पेरेंट्स हैं, कहीं हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं जोड़ ली हैं बच्चों से परफॉर्मेंस के हिसाब से, और बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर दी। हर बच्चा हाई स्टैंडर्ड परफॉर्मर नहीं होता है, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ बिलो होते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने जैसी सलाहियतें दी। हाँ, वक्त के साथ साथ इसमें इम्प्रूवमेंट आता है, बट अगर पहली दफ़ा में आप बच्चे को, एक बच्चा जो बिलो एवरेज है, एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बिलो एवरेज है, और आप उसके सामने इतना बड़ा बाल ला के खड़ा कर देते हैं, तो इटसेल्फ मुझे लगता है कि ये चीज़ खुद एंजाइटी और एक स्ट्रेस क्रिएट कर रहा होता है बच्चे के माइंड में। जी बिल्कुल ऐसा है। और जनरेशन चाहे कितनी भी आगे आ जाएं, बच्चों की एक ही बात है कि उनके लिए उनकी कुल कायनात काफ़ी अरसे तक उनके माँ बाप होते हैं। तो उनकी इनर वॉइस भी जो है वो उनके माँ बाप की जो वॉइसेस होती हैं वो ही उनकी इनर वॉइस बनाती है। तो अगर हम बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखें तो फिर हम डिसअपॉइंट होते हैं, और जब हम उनसे डिसअपॉइंट होते हैं तो वो खुद से डिसअपॉइंट होते हैं। और इससे बड़ा कोई हम अपने बच्चों में और उनकी जो जहनी डेवलपमेंट है उसमें ना बड़ा डेंट नहीं डाल सकते कि हम बच्चों से डिसअपॉइंट हों। यानी कि उनकी हम ज़रूर उनको हम सही चीज़ बताएं, उनको हम आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी दिखाएं और मोटिवेट भी करें, लेकिन हम उनसे डिसअपॉइंट नहीं हों। और इसीलिए, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट क्यों होती है हमें, क्योंकि हमने उनसे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखी हैं। और हमने उनसे हाई एक्सपेक्टेशंस क्यों रखी हैं, मेरा सवाल है। मैं भी पेरेंट हूँ, तो क्यों रखी है हमने बच्चों से हाई एक्सपेक्टेशन? मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो काम हम नहीं कर पाए ना, वो हम अपने बच्चों से तवक्को रखते हैं कि वो करेंगे। तो शायद हम वो चीज़ें देखते हैं यार, हम अच्छा, हमारे पास बहुत सारे रीज़न भी होते हैं जो हम बच्चों को कहते हैं कि रीज़न नहीं है, कि हमारे पास मौक़े नहीं थे, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी ऐसी अवेलेबल नहीं थी, इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं थी। यार तुम्हारे पास सब कुछ है, खुदा का वास्ता करो। बिल्कुल। बट मुझे लगता है कि ये इतनी दफ़ा यही सारी इंफॉर्मेशन हमने बच्चों के जहनों में इतनी दफ़ा घुसा दी है कि वो खुद अंदर एक पक के ना खिचड़ी और हलवा बन गया है। बच्चा उसको फिल्टर आउट ही नहीं कर पा रहा जी, और वो मुस्तकिल एक किस्म के स्ट्रेस में अपनी, और उसके साथ साथ उसको चूंकि माँ बाप की तरफ से प्रेशर इतना ज़्यादा आ रहा है, तो माँ बाप ही वो होते थे जिनसे वो अपनी परेशानियाँ या कोई मुश्किल चीज़ डिस्कस कर लेता था। अब जब वही प्रेशर दिए जा रहे तो वो डिस्कस किससे करे? तो आपको लगता है ये भी एक कोई इशू बनता जा रहा है? जी जी बिल्कुल बनता जा रहा है। और मेरा फिर पेरेंट्स को भी यही है कहना कि और बहुत अच्छी बात है कि मैंने रिसेंटली शिरीन नकवी को सुना, उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात की। अपने बच्चों के बारे में परेशान होना शायद हमें छोड़ देना चाहिए, अपने बारे में परेशान होना हमको थोड़ा ज़्यादा शुरू करना चाहिए। वो ये कि वो आपको देख रहे हैं एंड दे विल इवेंचुअली डू व्हाट यू डू। आज भी बहुत सारी चीज़ें मैं जो करती हूँ, मैं हैरान हो जाती हूँ कि कितनी अब्बू जैसी हैं और कितनी अम्मी जैसी हैं। हालांकि मैंने एक्टिवली सोचा कि अम्मी और अब्बू की ये चीज़ें नहीं मैंने रिपीट करनी, क्योंकि वो भी इंसान है, जाहिरी बात है। जहाँ बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई, वहाँ कुछ उनके ह्यूमन फ्लॉज थे जो मैंने सोचे कि ये नहीं रिपीट करने, लेकिन वो हो जाते हैं। और वो होते कब हैं? जब इमोशंस हावी हो जाते हैं, और इमोशंस तो हावी होते ही हैं इंसान पे, यही तो जिंदगी। तो उसमें मैंने नोट किया कि मेरी असल जो ज़ात है वो सामने आती है, और वो है जो थोड़ी बहुत अम्मी अब्बू की रिफ्लेक्शन, या मैं उनको मिरर करने लगती हूँ।
तो फिर मैं सोचती हूँ कि यही चीज़ तो मुझे मेरे बच्चे के लिए करनी है, बजाय इसके कि मैं उसको रोकूं टोकूं बताऊं सिखाऊं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा ये काम है, हम उनको इस दुनिया में लेकर आए हैं, हम उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारा काम ये है कि हम अपने पे काम करें और हम उनको दिखाएं कि कैसे इंसान अपने आप को बदल सकता है, कैसे इंसान आपका बच्चा किताब कैसे नहीं पढ़ेगा अगर आप आप नहीं पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ना शुरू हो जाएं, मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपका बच्चा क्यों स्क्रीन लेकर बैठता है, क्योंकि आप लेकर बैठते हैं। मेरे बच्चे को क्यों उसका आईपैड हर वक्त चाहिए होता है, क्योंकि वो मुझे कॉन्स्टेंटली कहता भी है कि आप भी तो अपना फोन यूज करते हो ना, when you're using your phone then how can I not, and that is so true. I mean I don't, मैं सोचती हूँ कि बिल्कुल सही बात है। तो पहले अपने आप को ठीक करना है। ईटिंग हैबिट्स भी इन आवर लेटर ईयर्स हम एग्जैक्टली वही खाने की प्रेफरेंसेस पसंद करते हैं जो हमने बचपन में घर में बनते हुए देखा, चाहे हम उसे उस वक्त पसंद करते थे कि नहीं। लेटर ईयर्स में जाके हम वही प्रेफरेंसेस, और ये रिसर्च की गई बड़ी और बड़े इंटरेस्टिंगली फाइंड किया कि दुनिया के आप किसी भी कोने में हो, आप वही फ्लेवर्स ढूंढते हैं जो बचपन में आपको खिलाए गए। और खिलाता कौन है? माँ बाप। तो यानी कि वो अपने आप को देखें, और हम अगर हर कोई अपने ऊपर काम करे इफेक्टिवली, तो आप देखिएगा कि बच्चे इस सब परेशानियों से फ्री भी हो जाएंगे और वो आपको फुल परफॉर्म करके दिखाएंगे जो अल्लाह ताला ने उनको जिस वजह से भेजा है इस दुनिया में, वो स्किल आपको दिखाएंगे। हर बच्चे के पास कोई एबिलिटी है यूनिक, और उसका कोई पर्पस है इस दुनिया में, जिसको हम मार देते हैं क्योंकि हम उस पे अपनी नाकामियों की एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठते हैं कि अब ये हमें ये करके दिखाएगा, क्योंकि हमने इसको वो सब प्रोवाइड किया जो हमें नहीं मिला। लेकिन वो वक्त अलग था, वो दुनिया अलग थी, ये वक्त अलग है। इस दुनिया की एक्सपेक्टेशंस, डिमांड्स बहुत अलग हैं। बच्चों के लिए बहुत मुश्किल वक्त है ये। इतना इन्फॉर्मेशन का उनको इस वक्त जो एक्सेस है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें जो माँ बाप अपने पे काम करते हैं, मिलके एक दूसरे का साथ देते हुए एक अच्छे घर के नॉर्म्स और रूल्स सेट करते हैं, एक कल्चर बनाते हैं अच्छा स्ट्रॉन्ग, उनके बच्चों को, उनको अपने बच्चों को लेकर कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर घर के कोई नहीं है ना, घर का कोई माहौल सही नहीं बना, अम्मी एक बात कहती हैं, अब्बू एक बात कहते हैं, तो फिर बच्चे ने किसी तीसरे को ढूंढ लेना है। अक्सर घरों में तो अब्बू वही बात कहते हैं जो अम्मी कह रही होती हैं। ये आपने अच्छी बात की, हालांकि ऐसा बहुत घरों में नहीं होता। मैं जिस घर में बड़ी हुई वहाँ अब्बू जो बात कहते थे बस वही बात होती थी। तो ये कि दोनों को मिलके, अब आजकल थोड़ा सा वक्त बदल रहा है, ये आपने सही कहा कि अम्मी जो कहती हैं वही अब्बू भी कहते हैं, बट both have to come to consensus before they talk to the kids, and they have to have a system in the house. system की बहुत बाउंड्रीज की बड़ी ज़रूरत है। लेकिन आप मुझे बताएं वैस, आप और मैं, हम कितनी बाउंड्रीज प्रैक्टिस करते हैं? बच्चों से एक्सपेक्टेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको सब कुछ करके दिखाएंगे, वो उससे बढ़ के करके दिखाएंगे, जैसे कि आपने अपनी ज़िंदगी में किया और मैंने मेरी ज़िंदगी में किया। शायद हमारे माँ बाप ने ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी होगी, लेकिन ये जर्नी कैसा रहा वो हम जानते हैं कि कितने हमने धक्के भी खाए, कितने फेलियर्स भी खाए और देखे जिंदगी में, और माँ बाप ने अक्सर ये सोचा कि इसका अब कुछ नहीं होगा। जब मैंने कॉर्पोरेट से अपनी नौकरी छोड़ी थी तो मेरे वालिद बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा मुझे लेकर, और वो मुझे कॉन्स्टेंटली कहते थे कि नहीं छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा जिस तरह का पर्सनैलिटी है या लाइफस्टाइल है वो तुमसे नहीं मैनेज हो पाएगा, तुम परेशान रहोगी बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बाद जो मैंने अपना करियर जिस तरह से पिवट किया और नेविगेट किया, तो बहुत ज़्यादा फ़ख्र है उनको इस पे। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस आया, ये भी उन्होंने ही मुझे दिया इनिशियली, कि तुम जानती हो तुम्हारी ज़िंदगी में क्या तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी तरफ तुम आगे बढ़ो, जहाँ हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ हम तुम्हें सपोर्ट ज़रूर करेंगे। अच्छा, आपने चूँकि वेलबींग पे बहुत काम किया है, मेंटल हेल्थ उसी के साथ एसोसिएट होता है, तो जो जेन जी अब और अल्फा भी यकीनन अगले, जिस हिसाब से अगेन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों का एक दूसरे पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, भले वो उस पर बात करें या ना करें, बट आप, तो आप इस यूथ को क्या एडवाइस करेंगी कि जब इस टाइप के आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, एक चीज़ आपके दिमाग में पले जा रही है और आप बात भी नहीं कर रहे उसके बारे में, बट आप बीइंग अ पेरेंट आप फेशियल एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं,
कि आपके बच्चे के अंदर कुछ गड़बड़ है, हम्म तो किन लोगों से बात करनी चाहिए? हर बंदे के पास, हर बच्चे के पास शायद एक्सेस ना हो कोच का या मेंटोर का, बिल्कुल। अदर देन अ दोस्त, हम्म क्योंकि हमारे माशरे में दोस्त वो कैरेक्टर है जिसके पास हर मसले का हल होता है। जी। और मैं पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि वो खुद कभी किसी मसले से नहीं गुजरा होता, जी। बट उसके पास उस मसले का बड़ा बेहतरीन हल होता है जो आगे चल के उससे डबल मसले क्रिएट कर देता है। जी। तो इन बच्चों को क्या एडवाइस करेंगी आप कि जब इस तरह के आप किसी किस्म की कंफ्यूजन का शिकार हो, स्ट्रेस आपके हो रहा है, आप कोई चीज में अटक रहे हैं, प्रॉब्लम आ गई आपको, तो किन लोगों से रब्ता करना चाहिए, इंक्लूडिंग पेरेंट्स? देखिए, पेरेंट्स इज नंबर वन चॉइस। सबसे पहले तो देखिए अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए, और चाहे हम कितना भी कह लें कि पेरेंट्स इक्विप्ड कितने अच्छे तरीके से हैं या वो खुद अपने किन मसलों से गुजर रहे हैं, लेकिन वालिदैन हमेशा आपका भला चाहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो वो शायद वो नहीं भी चाहते, अक्सर बहुत ज़्यादा वालिदैन अपने बच्चों के लिए मुश्किलात भी पैदा करते हैं, लेकिन वो कॉन्शियसली नहीं करते। तो सबसे पहले आप जाके अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें। अगर आपके बहन भाई हैं बड़े और आपको लगता है कि उनमें से कोई ऐसा है जो कि आपको अच्छे से गाइड करेगा या आपको समझाएगा, तो वो उनके पास भी जा सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, असातिज़ा जो होते हैं उनमें से भी कोई, और ये बच्चों को पता होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमने ना बहुत ज्यादा, या तुम दिल से नहीं सोचा करो कि बात करके ना, जो इंट्यूशन है ना उसको बिल्कुल मार दिया है, खत्म कर दिया है हमने। बच्चों की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। आपने देखा छोटे बच्चे जो हैं वो किसी से बड़ा प्यार करते हैं, किसी के पास बड़े जाते हैं और अगला शख्स दूसरा कोई बुलाए जाए तो वो उससे वो प्यार का इजहार नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों की इंट्यूशन बड़ी अच्छी होती है। उनको पता होता है किसका इंटेंट बड़ा अच्छा है और किसके इंटेंट में थोड़ा सा कुछ मिलावट है। तो इंट्यूशन को हमने, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो हम उसको बड़ा एवरेज करके मार देते हैं उसकी इंट्यूशन को। मुझे लगता है, उसके लगते को हम कहते हैं कि लगता क्या होता है, कोई हमें प्रूफ दो, कोई डेटा दो, कोई सॉलिड बात करो। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें ऐसे ही लगता है। तो हम उसकी इंट्यूशन को ख़त्म करते हैं। अगर बच्चे अपनी वापस इंट्यूशन, लेकिन ख़त्म यानी कि दबा देते हैं, वो होती है इंट्यूशन, उसको एक्सेस करके पूछें कि कौन मेरा भला चाहता है, कौन मुझसे मुखलिस है। कोई कोई एक टीचर तो मिल ही जाता है, और अल्लाह ताला यकीनन, देखिए आई हैव सो मच फेथ इन द, ये जो नेचर है ना कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से निज़ाम बनाया आपकी ज़िंदगी में, जब आप बहुत तकलीफ में होते हैं, आप यकीन मानिएगा कोई एक शख्स ज़रूर होता है जो आपको वक्ती तौर पर उस तकलीफ से निकाल के थोड़ा सा आगे बढ़ा दे। शायद वो आपके हमेशा साथ ना रहे। हम अटैच हो जाते हैं ऐसे लोगों से और हम कहते हैं कि नहीं अब ये हमें सारी ज़िंदगी साथ लेके चलें। ऐसा नहीं होता। उस फेज़ में कोई एक शख्स आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होता है, कोई आइडियली ऐसा जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो और जो आपकी बात को समझे, जो आपको जज नहीं करे। ऐसे शख्स को ढूंढें और ऐसे लोगों पे वैसे भी नज़र रखें अच्छे वक्त में भी, और फिर ऐसे रिलेशनशिप्स को नर्चर करें, यानी कि उनका साथ दें। अपने काम के लिए पहुंच जाना सिर्फ उनके पास और फिर उनको नहीं पूछना बाद में, या उनकी मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं देना, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, ये भी बच्चों को समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होता। तो आप रीच आउट करें किसी रिलायबल शख्स को, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि रिलायबल, क्योंकि जब बच्चे वल्नरेबल होते हैं तो वो बड़ी इजीली मिसयूज भी हो जाते हैं, मिसगाइड कर देते हैं लोग उनको। तो रिलायबल सोर्सेज की तरफ जाएं। और सबसे ज़रूरी तो ये है वैसे आपके और मेरे लिए कि वालिदैन को इक्विप होना पड़ेगा, बच्चों को सुनना पड़ेगा, बच्चों को टाइम देना पड़ेगा और उनकी आदत और उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। आप भी, पेरेंट्स भी ज़रा अपनी इंट्यूशन को जगाएं। क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किसके साथ होते हैं, कब खुश होते हैं, कब नहीं होते हैं, क्या बात उनको उदास, किस बात से वो खामोश हो जाते हैं, किस माहौल में जाके वो खामोश हो जाते हैं, किस माहौल में वो खुल के सामने आते हैं। आप थोड़ा सा अपने बच्चों पे अगर नज़र दहानी करें बजाय इसके कि उनको लेक्चर दें, आप उनको ऑब्जर्व करें। बोलें कम, देखें ज़्यादा, सुने ज़्यादा, तो आपको ऑटोमेटिकली। तो फिर ये फीडबैक कैसे दिया जाए बच्चों को? आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। ये काम मैं बहुत बहुत अच्छे से करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको फीडबैक नहीं दे सकते हम बच्चों को, हमें ये बात समझना होगा नुकसान किया है हमने इनका, इसीलिए फीडबैक हमसे नहीं चाह रहे हैं। हमने ये रिलेशनशिप ख़राब किया है क्योंकि हमने इसकी जिम्मेदारी उठाई थी। अब इसको हील करने के लिए कुछ अर्सा हमें सिर्फ सुनना होगा और हमें अपनी एवर प्रेजेंस को
थोड़ा सा जाहिर करना होगा कि हम मौजूद हैं। एक और चीज़ है कि हम बच्चों को गलतियां नहीं करने देते, क्योंकि हम उनसे बहुत अटैच्ड होते हैं, वो गलती करते हैं तो हमें तकलीफ होती है। ये बहुत सेल्फिश अप्रोच है। हमें तो तकलीफ होती है, लेकिन उस बच्चे के लिए एक सर्टेन तरीके की गलती करना ज़रूरी है, वरना वो आपकी गलतियों से नहीं सीखेगा। नहीं, कोई भी नहीं सीखता, हमने सीखा। तो उनको उनकी गलतियां करने दें और मौजूद रहें। फिर जब वो चल के आपके पास आए ना कि मेरे से गलती हो गई, उनको बोले आओ बैठो, बताओ। फिर भी सुने उनको। फिर एक पॉइंट आएगा जब आप उनको जो कहेंगे, दैट इज वेयर यू हैव बिल्ड ट्रस्ट। फिर जब आप उनको जो कहेंगे ना, वो आपकी बात सुनेंगे, उसको फॉलो करेंगे। लेकिन ये इनिशियल काम डालना पड़ेगा। जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, बच्चों की नहीं। हम अब बिल्कुल आखिरी कुछ मिनट्स में हैं अपने प्रोग्राम के। लास्ट पीस ऑफ एडवाइस जी, पॉजिटिव माइंडसेट के हवाले से कि यूथ को ये अपना माइंडसेट को पॉजिटिव कैसे रखें, नेगेटिविटी को दूर कैसे करें। अनसर्टेनिटी होती है यंगस्टर्स की ज़िंदगी में, क्योंकि बहुत कुछ करना है और लाइफ इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम एंड ऑल्सो मैनी फेलियर्स, है ना। तो अनसर्टेनिटी बहुत होती है, उसकी वजह से नेगेटिविटी आ जाती है, एंजाइटी हो जाती है। तो पॉजिटिविटी की तरफ ये है कि आपको ये बात, बच्चों को ये बात समझनी होगी। टेक इट फ्रॉम मी, या वैसे आप भी एग्री करेंगे कि जैसी ज़िंदगी ने होना है ना, वैसा तो उसने होना है। तो आप सर्कल ऑफ कंट्रोल को एक्सेस करें, बड़ी ज़रूरी बात है ये। सर्कल ऑफ कंट्रोल क्या होता है, और ये मैं सारे बच्चों को बोलूँगी, सर्कल ऑफ कंट्रोल ये होता है कि बच्चों आप लोग ना एक सर्कल बनाओ, यंगस्टर्स एक सर्कल बनाएं और उसमें वो सब चीज़ें लिखें जो आपके कंट्रोल में है, जिसमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि आपका वक्त, आपकी सोच, आपका कोई दोस्त होगा जो आपकी बात ज़रूर मानता होगा, वो आपका कोई पेरेंट्स या दोनों पेरेंट्स या कोई सिबलिंग, यानी कि लोग भी आ जाते हैं, वसाइल भी आ जाते हैं और आपकी खुद की ज़ात भी आ जाती है। जो आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल में है ना, उस पर आप फोकस करना शुरू कर दें, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बनेगी। जो सब कुछ आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल से बाहर है, वो सब सर्कल ऑफ कंसर्न में है, और सर्कल ऑफ कंसर्न आपका कोई कंसर्न नहीं है, आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है। रिजल्ट्स क्या आएंगे वो अल्लाह के, वो कंसर्न में है, और कंसर्न जो है ना वो बिल्कुल अल्लाह ताला के, वो उसका जिम्मा उसने उठाया है। तो कोशिश करें, आपने सिर्फ कोशिश करनी है, और आपने अपने आप को याद कराना है हमेशा, परेशानी में, नेगेटिव थिंकिंग में, कौन से सर्कल से सोच रही हूँ मैं, कंसर्न में हूँ या कंट्रोल में। ओहो, फिर कंसर्न में चली गई, ये तो मेरा काम ही नहीं है। कंट्रोल में आ जाती हूँ, मुझे ना अभी पढ़ाई करनी है, मैं अभी मेरे पास 2 घंटे बचे, तो मैं इतना ये पढ़ सकती हूँ, और बस इससे ज़्यादा कंसर्न में आ जाता है, तो वो तो मैंने सोचना ही नहीं है। अपने आप को फ्री करें। इतनी ज़्यादा जो बर्डन ले लिया है ना बच्चों ने, क्योंकि वो माँ बाप को खुश करना चाहते हैं ना वैसा, तो और फिर माँ बाप पे भी वही बात आ जाती है, क्यों आपने उन पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली, एक्सपेक्टेशंस नहीं कर, क्यों। हाँ, चले, ग्रेट बुज़ना, थैंक यू, wonderful to have you this morning, or I think we had a great discussion. Thank you so very much again for your time. ख़वातीन हज़रात, ये था आज का नेविगेटिंग टुमारो। उम्मीद है पसंद आया होगा, और कानों को सुनने में बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, बट उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि इन बातों पर, या इनमें से कुछ बातों पर भाई अगर हम अमल कर लें और उससे अपने मतलूबा मकासद हासिल कर लें, तो हमारे आने वाली नस्लें यकीनन एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ गामज़न होंगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान उवैस अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना, अपने शहर का, अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।